नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA की। 28 दलों की कल हुई बैठक के बाद विपक्षी खेमे में हलचल बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज बताया कि उन्होंने कल हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में प्रधानमंत्री पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा था। कल ममता ने प्रस्ताव के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई दलों के नेताओं का उनको समर्थन मिला, लेकिन सबका नहीं मिला था। 28 में से 12 दलों का ही समर्थन ये लोग जुटा पाए थे। हालांकि ये कोई अंतिम फैसला नहीं था। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सबसे कहा था कि पहले जीत कर आना मकसद है और प्रधानमंत्री कौन होगा बाद में तय किया जाएगा। बहरहाल इसका असर अब दिखने लगा है। नीतीश कुमार, जो एक समय संयोजक की दौड़ में सबसे आगे दिखना चाह रहे थे, वे नाखुश बताए जा रहे हैं। आज जानकारी मिली कि जेडीयू की ओर से दिल्ली में 29 दिसंबर को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक होने जा रही है। गौरतलब है कि इंडिया की बैठक से ठीक पहले बिहार में पोस्टर्स लगे थे, आपको बता दें। और ये पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में। इसमें लिखा था, अगर सच में जीत चाहिए तो फिर एक निश्चय, एक नीतीश चाहिए। एक अन्य पोस्टर भी था जिसमें लिखा था कि 2024 देश मांगे नीतीश। तो अब ये सवाल उठ रहा है, क्या ममता बनर्जी ने प्रस्ताव अन्य सहयोगियों के साथ विमर्श करके लिया था? क्या इंडिया गठबंधन में सब ठीक है? बात करेंगे जेडीयू के वरिष्ठतम नेता केसी त्यागी से, लेकिन पहले आइए सुन लेते हैं कि आज सुबह ममता बनर्जी ने क्या कहा है प्रस्ताव को लेकर। और लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है? तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है, और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल जी। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केसी त्यागी मौजूद हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। कल इंडिया की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव संयोजक प्रधानमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी ने पेश किया। क्या आप लोगों की सहमति थी? क्या हुआ था वहां? नहीं, जो प्रस्ताव है उसको लेकर के जो मुंबई में बैठक थी इंडिया घटक दलों की, उसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ है कि किसी को भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में ना प्रोजेक्ट करके सिद्धांतों को और 140 करोड़ जनता के चेहरे को प्रस्तुत किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, एक दिन पहले ही ममता दीदी अरविंद केजरीवाल जी से मिलकर के दिल्ली के संपूर्ण मीडिया के सामने घोषणा करती है कि हम किसी को भी प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तुत नहीं करेंगे। जो वक्तव्य उन्होंने दिया है वो संपूर्ण इंडिया का वक्तव्य नहीं है। निजी तौर पर वो इस तरह के वक्तव्य देने के लिए स्वतंत्र हैं। जहाँ तक नीतीश जी का प्रश्न है, नीतीश जी ने स्वयं भी कई अवसरों पर और पार्टी ने कभी कोई प्रस्ताव पास करके नहीं कहा है कि उनको संयोजक बनाया जाए या उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। और इंडिया गठबंधन के वो जन्मदाता हैं। पिछले साल सितंबर में उन्होंने तीसरे मोर्चे की सारी संभावनाओं को खारिज करके इसको पटना में मूल रूप दिया था। वो बगैर संयोजक के इसके जन्मदाता भी हैं और इसके संयोजक भी हैं, और जातिगत जनगणना करा करके उसके आंकड़े प्रकाशित करके गरीबों को, दुर्बल वर्गों को आवाज़ दे करके वो किसी संयोजक के पद से भी हमारे लिए बड़े हो गए। बिल्कुल, संयोजक के पद से बड़े हो गए। तो इस बात से एक तरह से मोहर लगती है त्यागी जी, जो कहा जा रहा है नीतीश कुमार नाखुश होंगे, शायद इसीलिए लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जल्दी निकल गए थे कल की बैठक से। नहीं, वो ना जल्दी निकले हैं, ना वो नाराज थे। ये जो इंडिया है ये हमारा बच्चा है, हमने इसको जन्म दिया है, हम इससे कैसे नाराज हो सकते हैं? हम तो चाहते हैं कि 2272 का जो मैजिक नंबर है उसको ये पार करे और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले एक मजबूत विकल्प तैयार हो। किसी अन्य कारणवश वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, लेकिन पूरी डेलिब्रेशंस में उन्होंने हिस्सा लिया है। बिल्कुल सर, तो ये कहा जा रहा है कि प्रस्ताव के बारे में अगर विचार विमर्श नहीं किया गया तो ये ठीक नहीं है।
निधि जी, मैं चाहता हूं कि भविष्य में हम और परस्पर सहयोग और सद्भाव के साथ काम करें और जो फैसले सामूहिक तौर पर होने चाहिए उनको एक व्यक्ति या दल के द्वारा प्रचारित या प्रसारित ना किया जाए। इससे जो इसका सामूहिक नेतृत्व का निर्णय लेने का क्षमता है उस पर प्रश्न चिन्ह उठते हैं। ममता दीदी के लिए सम्मान है, उनके विचार सम्मानीय हैं, लेकिन वो अगर सर्वसम्मति बनाने का इस विषय पे प्रयास करती किसी के भी नाम पर तो ज़्यादा बेहतर होता। बिल्कुल। तो सर, 2024 की चुनौती गंभीर है विपक्ष के सामने और राजनीति में सब जानते हैं कि परतें होती हैं। तो जो ये प्रस्ताव आया इससे तो जो इंडिया गठबंधन है उसको तो ठेस ही पहुंची। नहीं, उतना भी गंभीरता से आप मत लीजिए। वो आया और चला गया। और ये आपके चैनल पे मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि 2024 में कोई भी चेहरा हम लोग प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। ये हमारे मुंबई में हुई जो मीटिंग है उसका फैसला है और फैसले मिनटों में और किसी व्यक्ति के कहने से नहीं बदले जाते। बिल्कुल। जो जो नीतीश जी की बात आप कर रहे थे, जेडीयू के तो पोस्टर्स भी लग गए थे बैठक से एक दिन पहले पटना में, जिसमें लिखा था कि अगर सच में जीत चाहिए तो फिर एक निश्चय, एक नीतीश चाहिए। निधि जी, सबको अपने अपने नेता को परिभाषित करने का, गौरवान्वित करने का अधिकार है। ऐसा प्रयास ममता दीदी भी, शरद पवार जी का भी, नीतीश कुमार जी का भी, लालू जी का भी, राहुल जी का भी, खड़गे जी का होता रहता है। लेकिन ये गठबंधन का सामूहिक फैसला नहीं है। जनता दल यू के वर्कर मानते हैं जिस निष्ठा के साथ उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में शुचिता का परिचय दिया, परिवारवाद से दूर हैं, भ्रष्टाचार से दूर हैं, उनको लेकर के प्रधानमंत्री ने खुद टिप्पणी की है कि डॉक्टर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार सरीखे लोग ही सच्चे समाजवादी हैं। तो कार्यकर्ता अगर अपनी सॉलिडरिटी, एकजुटता एक्सप्रेस करते हैं किसी भी नेता के लिए तो उसको हम अन्यथा नहीं लेते और बुरा भी नहीं मानते। जी सर, जानकारी ये भी मिली कि 29 तारीख को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। क्या मकसद है इसका? एक तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं आपके माध्यम से, चूंकि कई चैनल पे खबर चली है कि नाराज हैं और उसी के परिदृश्य में ये बैठक हो रही है। ये बैठक इंडिया गठबंधन की तारीख तय होने से भी 1 महीने पहले तय हो गई थी। ये 1.5 महीने पहले बैठक तय हुई थी और पिछले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें एक सिस्टम है, 3 महीने में, 6 महीने में एक मर्तबा राष्ट्रीय कार्यकारिणी होनी चाहिए। पिछले 6 महीने से नहीं हुई थी। लिहाजा सभी चीज़ों पर अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए, अपने नेता के प्रति एकजुटता देखते हुए और इंडिया में अपनी भूमिका को और कारगर और स्पष्ट बनाते हुए ये मीटिंग है। इसका अन्य कोई अर्थ नहीं है। ये इंडिया गठबंधन को और मजबूती देने के लिहाज से है और अपने नेता नीतीश कुमार के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए। सर, आखिर में एक सवाल, 22 तारीख को सांसदों के निलंबन के विरोध में जो इंडिया गठबंधन है उसके देश भर में प्रदर्शन, विरोध होने वाला है, वो हो रहा है ना, आप उसमें भाग लेंगे? अब वो इंडिया का फैसला है। और एक जानकारी मैं आपके चैनल से और देना चाहता हूं कि अगले वर्ष 2024 में जनता दल यू भी अपनी अकेले बैठकें करेगा और इंडिया की बैठकों में भी शामिल होगा, जिसकी शुरुआत हम झारखंड से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। तो अहम संकेत दे दिए हैं केसी त्यागी ने, जिस तरह से इंडिया गठबंधन में कल का प्रस्ताव आया है उसको लेकर हलचलें अब मान सकते हैं कि बढ़ गई हैं। बहरहाल आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं और बात लोकसभा की करते हैं। लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता बिल और नागरिक सुरक्षा संहिता बिल को पास कर दिया गया है। इससे पहले इस बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंग्रेजों के जमाने के कानून से मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने कहा है कि राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह का कानून होगा और मॉब लिंचिंग पर फांसी का प्रावधान है। जो इंडियन पिनल कोड 1860 में बना, उसका उद्देश्य ही दंड देना था, उसका उद्देश्य न्याय देना नहीं था। उसकी जगह
भारतीय न्याय संहिता 2023 इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में आएगी। कई लोगों को मैं इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजने के बाद मिला हूं। आज तो यहां पर बोलने के लिए तो बैठे नहीं हैं, परंतु मुझे कहते हैं क्या फर्क पड़ेगा। सुनते तो मालूम पड़ते कि फर्क क्या पड़ता। माननीय अध्यक्ष जी, एक बेजान मुर्दा पड़ा है और अगर उसमें आत्मा होती है तो जिंदा इंसान बनता है। इतना आमूलचूल परिवर्तन हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के अंदर आना है। तो आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं और बात अब आपके स्वास्थ्य की करते हैं। अहम खबर आपको देने जा रहे हैं। 21 मामले नए वेरिएंट JN1 इनकी पुष्टि हो गई है। हम कोरोना की बात कर रहे हैं। नए वेरिएंट के बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की है। कहा है कि नए वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं, पर सतर्कता बरतनी जरूरी है। राज्य हर 3 महीने पर अस्पतालों में मॉक ड्रिल करें। केंद्र का साथ मिलता रहेगा। एक रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्री की बैठक। राज्यों को स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग का आश्वासन भी और सतर्कता बरतने की सलाह भी। कहा गया कि टेस्टिंग भी बढ़ाएं और नए वेरिएंट की मौजूदगी पता चले, इसके लिए पॉजिटिव सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी भेजें। अचानक कोरोना के मामलों में कई गुना का इजाफा हुआ है और भारत में नए वेरिएंट JN.1 का पता भी चला है। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 2300 से ज्यादा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 3 मौत हुई है और बीते 2 हफ्तों में कोरोना से मरने वालों की तादाद 16 है। जिनकी जान गई उन सभी मरीजों को पहले से दूसरी गंभीर बीमारियां भी थी। फिलहाल केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज हैं। कोविड तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, पुदुचेरी, दिल्ली, गुजरात, पंजाब और गोवा तक फिर से पांव पसार रहा है। इस बारी जो आउटब्रेक है वो हो सकता है कि एक सब टाइप है जो BA 2.86 का वेरिएंट आगे जो स्वरूप लिया उसने, सब टाइप है JN.1, उसकी वजह से ये अपसर्ज हो गया। माइल्ड डिसीज करता है, खांसी जुकाम ही करता है। सीरियस डिजीज का इसका स्वरूप अभी तक जितना हम जानते हैं बिल्कुल नहीं है। नए वेरिएंट JN.1 की मौजूदगी फिलहाल दुनिया के करीब 40 देशों में है। अगस्त महीने से ही वायरस का यह नया रूप दुनिया के दूसरे देशों में देखा जा रहा है। इस बीच कोरोना की चपेट में आए 91-92% मरीजों का इलाज घर पर ही चल रहा है। राज्यों से हर 3 महीने पर अपने अस्पतालों में तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल करने को कहा गया है। साथ ही राज्यों से ILI और सारी के अस्पतालों में भर्ती मरीजों के आंकड़े जिलेवार तरीके से हर दिन साझा करने को कहा गया है। ये जो प्रिकॉशंस हम सब यूज करते थे शुरू में, जैसे अगर खांसी जुकाम है तो मास्क पहन के रखिए, कोई ऐसे क्राउडेड जगह में जा रहे हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ है या बंद जगह है, जैसे आप बस में, ट्रेन में, प्लेन में बैठे हों या एयर कंडीशनड ऑफिस में, तो मास्क पहन के रखिए। या 65 साल से ऊपर जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा ही देखभाल करने की ज़रूरत है। तो WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट करके कहा है। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर अभी और जानकारी की ज़रूरत है। वायरस के बदलते आकार, प्रकार और व्यवहार ने चिंता भी बढ़ा दी है और चुनौती भी। नजर और निगरानी रखने की भी जरूरत है और तैयारी दुरुस्त रखने की भी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। मराठा आरक्षण को लेकर जारी गतिरोध के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने मराठा आरक्षण को लेकर फरवरी में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की बात की है। विपक्ष इसे लोकसभा चुनाव से पहले नया जुमला बता रहा है। मराठा समाजाला टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण देण्यात येईल। महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बता रहे हैं कि सरकार ने मराठा समाज के लिए क्या क्या काम किए।
साथ ही कहा कि फरवरी में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर मराठा आरक्षण की कानूनी अडचणों को दूर किया जाएगा। राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये शिंदे कमेटी का दूसरा रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुआ है। उसकी जांच होने के बाद फरवरी महीने में विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। मराठा आरक्षण देने की सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन दूसरे समाज को इसका कोई नुकसान नहीं होगा। मैं ये बात भी साफ कर देता हूँ। अन्याय होणार नाही याची खात्री देखील मी या ठिकाणी देऊ इच्छितो। इस ऐलान को विपक्ष सरकार का नया राजनीतिक झुंझुना बता रहा है। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। सरकार गंभीर नहीं है, महाराष्ट्र को जलाना चाहती है सरकार। ये जो जिस तरह से महाराष्ट्र में ओबीसी वर्सेस मराठा जिस तरह से लड़ाई करवाई गई है, उसका परिणाम महाराष्ट्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। मराठा समाज को न्यायपालिका में टिक सके इस प्रकार का रिजर्वेशन देना चाहते हैं। अब हाय तौबा करके यदि वो देने का प्रयास किया जाता है तो न्यायपालिका में टिक नहीं पाएगा। जो टेक्निकल प्रोसीजर है, जो कागजी कार्रवाई है, उसे तुम कैसे टाल सकते हो? मराठा आंदोलनकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने सरकार की नई डेडलाइन को मानने से इनकार कर दिया है। जरांगे पाटिल ने कहा है कि 24 दिसंबर तक अगर सरकार ने मराठा आरक्षण नहीं दिया तो आंदोलन को और तीव्र किया जाएगा और इसके लिए सरकार जिम्मेदार रहेगी। आपको बता दें कि 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया था। वहीं फडणवीस सरकार ने भी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मराठा आरक्षण दिया था और अब फिर शिंदे सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आरक्षण देने का रास्ता निकालने की बात कर रही है। नागपुर से अमित पवार के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। लोकसभा ने भारतीय न्याय संहिता बिल और नागरिक सुरक्षा संहिता बिल को पास कर दिया और इससे पहले इस बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री ने कहा था कि अंग्रेजों के ज़माने के कानूनों से मुक्ति मिल गई है और अब कुछ अहम प्रावधान इन कानूनों के सामने आए हैं। आपको बता दें, उन पर असर डालते हैं जो हमारे जीवन पर असर डालते हैं। मसलन सड़क हादसे में आरोपी के लिए पीड़ित की मदद का अवसर है। जिससे हादसा हुआ वो अगर पीड़ित को अस्पताल ले जाए तो उसकी सज़ा कम होगी। महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों की जांच के कायदे भी बदले गए हैं। रेप पीड़ितों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ज़रूरी होगी। साथ ही नाबालिग से रेप के हर मामले में पॉक्सो लगेगा। आपको बता दें, ये बहुत अहम बारीक पहलू हैं जो अहम है आम जनता के लिए। मॉब लिंचिंग को पहली बार अपराध के दायरे में लाया गया है। इसके लिए फांसी की सज़ा होगी। आतंकवाद को भी अलग से अपराध का दर्जा दिया गया है और कुछ और इसके पहलू हैं इन अपराधों के जो महत्वपूर्ण हैं। हमारी सहयोगी नीता शर्मा हमारे साथ मौजूद है। नीता, तो जो ये अहम बारीकियां सामने आ रही हैं, एक आम जनमानस के जीवन पर असर डालती हैं। बिल्कुल बिल्कुल निधि, जो बॉडी रिलेटेड क्राइम्स हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उसको सबसे पहले रखा है। टेरर की डेफिनेशन, जैसे कि आप बोल रही थी, आतंकवाद की डेफिनेशन जो है वो बदल दी गई है। पहले जो टेरर था वो डिफाइंड था स्पेशल लॉज में, चाहे वो यूएपी हो या एमसीओसीए हो, उसमें डिफाइंड था। लेकिन पहली बार जो भारतीय न्याय संहिता है, जो कानून है, उसमें डिफाइन किया गया है आतंकवादी गतिविधियाँ। ये इसलिए किया गया है, केंद्रीय गृह मंत्री का जो दलील थी, उनका ये कहना था कि कई राज्यों में क्योंकि ये स्पेशल लॉज नहीं थे, इसके चलते वो जो आरोपी थे वो सीआरपीसी में बुक किए जाते थे, लेकिन वो कानून की लूप होल्स का फ़ायदा उठाते थे और वो जल्दी छूट जाते थे। लेकिन अब क्योंकि डिफाइन किया गया है टेररिज्म को बीएनएस में, यानी भारतीय न्याय संहिता में, तो एक ही कानून पूरे देश में होगा। बेशक से स्पेशल लॉज हैं लेकिन डुप्लीकेशन नहीं होगा। मॉब लिंचिंग में क्योंकि विपक्ष जो है वो हमेशा निशाना बना रहा था सरकार
को कि क्या वो मॉब लिंचिंग को भी इस कानून के दायरे में लाएंगे। तो इसके ऊपर जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्होंने पी चिदम्बरम जो पूर्व गृह मंत्री थे उन पे तंज भी कसा कि जो कांग्रेस पार्टी है ना वो उनकी पार्टी को और ना ही उनकी जो उनकी आइडियोलॉजी है उसको समझ पाई है। वो कानून ही नहीं लेकर आए हैं मॉब लिंचिंग के ऊपर, बल्कि डेथ पेनल्टी उसमें इम्पोज किया गया है। यही नहीं, सेडिशन का जो लॉ है उसे खत्म कर दिया गया है, अब उसे देशद्रोह कहा गया है। यानी अब देश के खिलाफ, उसकी अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ, आप जो देश के खिलाफ अगर कहेंगे तो आपके खिलाफ कानून जो है वो कार्रवाई की जाएगी। सीआरपीसी में बहुत चेंजेस हुए हैं क्योंकि एक आम नागरिक के लिए बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी बातें बहुत अहम रहती हैं। तो उसमें बताया गया है कि पहले 0 एफआईआर होती थी, नहीं होती थी, कई बार नहीं भी होती थी, लेकिन अब उसे लाजमी कर दिया गया है। 3 दिन में, अगर छोटे केसेस हैं तो 3 दिन के अंदर आपको एक एफआईआर दर्ज करनी होगी। अगर कुछ बड़े केसेस हैं जिनकी सज़ा 3 से 7 साल की है तो 14 दिन की इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस के बाद आपको एफआईआर जो है वो दर्ज करनी होगी। यही नहीं, 24 घंटे के अंदर प्रोब एजेंसी को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने एक रिपोर्ट भी देनी होगी। जहां तक रेप विक्टिम्स का सवाल है, 7 दिन के अंदर उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो कोर्ट में देनी होगी। चार्जशीट का, क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर जो मामले हैं, आरोप पत्र जो है वो पुलिस दायर नहीं करती है, हमेशा आगे का समय ले लेती है, 90 दिन का उनके पास समय होता है, आगे ले लेती है। लेकिन अब वो एक टाइमलाइन जो है वो फिक्स कर दी गई है कि 180 दिन के अंदर आपको जो चार्जशीट है वो कोर्ट में देनी होगी। तो इस तरह के छोटे छोटे जो बदलाव लाए गए हैं, जैसे कि कई बार ऐसा होता था कि मामला जो सुन लिया जाता था लेकिन उसके ऊपर फैसला नहीं आ रहा था, वो भी अब यहाँ पे इस पर टाइमलाइन फिक्स कर दी गई है कि 43 दिन के अंदर जज को प्रोनाउंस करनी होगी सेंटेंस, और 7 दिन के बाद, जब प्रोनाउंसमेंट ऑफ सेंटेंस के बाद, जो कन्विक्शन के बाद प्रोनाउंसमेंट करनी होगी। तो एक पूरा टाइमलाइन जो है पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ओवरऑल किया है इन 3 नए कानूनों के तहत। निधि, बहुत बहुत धन्यवाद नीता इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ एक छोटा सा हम लोग ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। और अब बात आईपीएल की, क्रिकेट की। आईपीएल प्रीमियर लीग 2024 के लिए दुबई में हुए मिनी ऑक्शन में खिलाड़ियों पर एक तरह से पैसों की बारिश हुई है। कल 332 खिलाड़ियों पर बोली लगी। मिशेल स्टार्क को सबसे ज़्यादा 24 करोड़ 75 लाख में कोलकाता ने खरीदा। मिशेल स्टार्क इस आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। भारत के खिलाड़ियों में अब तक हर्षल पटेल को सबसे महंगा 11 करोड़ 75 लाख में पंजाब ने खरीदा। सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे हैं मेरठ के रहने वाले समीर रिजवी। समीर अनकैप्ड प्लेयर रहे हैं जिन पर सबसे बड़ी बोली सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स ने लगाई है। चेन्नई की टीम ने 8 करोड़ 40 लाख में खरीदा है। बेस प्राइस मात्र इनका 20 लाख रुपए था। और हमारे साथ हैं तनकीब अख्तर जो कि समीर के मामा हैं और इन दोनों का बहुत पुराना नाता है। ये खुद क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं और उन्होंने ही ग्रूम किया एक तरह से समीर को। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये समीर के मामा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। बधाई आपको कि समीर को इतनी धनराशि के साथ चुना गया है। आप अरसे से उसके साथ रहे, बताइए उनके सफ़र के बारे में। बधाई देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, ये 5-6 साल का था तब से मेरे साथ ही ग्राउंड जाता था, ग्राउंड से आता था। तो हम लोग सुबह ही लगभग 9 बजे ग्राउंड चले जाते थे और शाम को 6-7 बजे आते थे। तो दिन भर प्रैक्टिस करते थे ग्राउंड में ही, और उसका आज सिला है कि वो आईपीएल में सेलेक्ट हुआ है। जी, कहा यह गया कि आपका तो आपकी बहन के घर जाने पर रोक थी एक तरह से, क्योंकि समीर के परिवार के लोगों को लगता था कि पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दे दे, लेकिन आप क्रिकेट के मैदान पे उसे लेके जाते थे। नहीं नहीं मैम, ऐसा तो नहीं था। उसके पापा जो है वो थोड़ा सा पढ़ाई को लेके थोड़ा सीरियस थे, तो थोड़ा सा वो बातचीत होती थी। बाकी ऐसा नहीं था कि घर पे जाने का, ऐसा कुछ नहीं था मैम। जी, सुना कुछ पढ़ा था इसलिए पूछा, मजाक ही सही। लेकिन समीर से बहुत बच्चों को प्रेरणा मिलेगी।
पढ़ाई भी ज़रूरी है और खेल भी बहुत ज़रूरी है। समीर में आपने ही हुनर देखा था सबसे पहले। जी जी। जैसे वो छोटा सा जाता था तो बड़ा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डर था, बैटिंग कराता था। मैं तो उसको बहुत ही मतलब जितनी कम उम्र थी उसकी तो बहुत ही अच्छी बैटिंग करता था, जिस एज में बच्चे नहीं कर पाते। तो वो अपनी एज से ऐसा लगता था जैसा 5 साल बड़ा है, उस तरह बैटिंग करा करता था और वैसे ही फील्डिंग करता था। तो मेरा फोकस बहुत ज्यादा उस पे होता था, बैटिंग कराने और फील्डिंग कराने पे उस पे। तो बस यही चीज थी मैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया जो फोकस आपका रहा। तो ग्राउंड पर थोड़ा सा और बताइए उसके बारे में। सुना है रोहित शर्मा के फैन है समीर। पहले वो मैम सचिन तेंदुलकर की वीडियो देखा करता था टीवी पे, उसी को देख के वो बड़ा हुआ। फिर रोहित शर्मा का फैन रहा वो, और धोनी को अपना आइडियल मानता है। और वो उसकी खुशनसीबी है कि वो धोनी के साथ जो है मैच खेलेगा। उसका एक सपना था कि धोनी सर के साथ मैच खेलूं। और काफी ग्राउंड पे मेहनत करनी, बस यही है मैम, मेहनत बहुत करते थे। बिल्कुल, आपने कहा उसका सपना धोनी के साथ खेलने का पूरा हो रहा है, इतनी धनराशि भी मिल रही है। लेकिन मेहनत इसके पीछे रंग लाई है। क्या शेड्यूल रहता था? हमने कहीं पढ़ा है कि और आप भी बहुत मेहनत की है, 14 साल लगातार जब वो जाता रहा आप भी मैदान में जाते थे। ज़रा बताइए दिनचर्या कैसी रहती थी? बस यही था मैम, सुबह 9 बजे जाना, पूरे दिन प्रैक्टिस करना, बैटिंग करना, फील्डिंग करना, फिर शाम को घर वापस आना, फिर अगले दिन सुबह ही चले जाना। तो थोड़ा पढ़ाई को लेके जो उसके पापा थे वो सीरियस थे, वो बोलते थे असल में वो मेरा सगा भांजा है और वो जीजा है। तो कहते थे ये पढ़ने नहीं देगा, इसको इसको खराब कर देगा। तो बस यही रहता था, लेकिन मैं इस कान से सुनता था और दूसरे से निकाल देता था और उसको लेके जाके ग्राउंड और प्रैक्टिस शुरू कर देता था। बिल्कुल। इंडियन एक्सप्रेस में मैंने पढ़ा कि आपको अब डर है कि इतनी धनराशि अचानक मिल गई है, उसके पैर ज़मीन पर रहे, उसका फोकस ना बदले। ये बताइए ज़रा इसके बारे में। जी जी बिल्कुल मैम। देखिए जैसा मैंने अभी तक देखा है, अब उसमें काफी, पहले तो बच्चापन था उसमें, लेकिन अब काफी मैच्योरिटी आ गई है। तो वो पैसे को लेके इतना वो भी नहीं है, वो चाहता है कि मैं आईपीएल में अच्छा करूं और इंडिया के लिए खेलूं। जी। ये भी था वहाँ पर लिखा हुआ कि समीर ऑक्शन को नहीं देखना चाहता था और आपने उसे समझाया कि नहीं, ज़रा ऑक्शन को तुम देखो, यकीन था आपको उसकी इस जीत पर। हाँ वो बोल रहा था कि थोड़ा डर है, पता नहीं क्या होगा। तो कह रहा था मैं रात भर सोऊंगा नहीं, और सुबह जो है जिस दिन ऑक्शन होगा उस दिन सुबह सोऊंगा और तब उठाना मुझे, कि तब मेरा ऑक्शन हो जाए उसके बाद उठाना, यस होगा या नो होगा जो भी है मुझे तब बताना। तो फिर मैंने उसको बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है, इस बार आपने अच्छा किया है तो इस बार होगा तो जरूर। बिल्कुल। और बस अंत में आपसे यही पूछूंगी, आप मामा हैं, आपने उसको एक तरह से कोचिंग की है, लेकिन अब उसको यूपी के तो कोचिंग मिली है, साथ ही अब राष्ट्रीय कोचिंग मिलेगी, चेन्नई सुपर किंग्स की कोचिंग मिलेगी। क्या सुझाव आप समीर को दे रहे हैं? सुझाव यही है मैम कि जैसा अभी चेन्नई सुपर किंग में उसका सिलेक्शन हुआ है, और अभी यूपीपीएल जो लीग हुई थी वो भी लगभग आईपीएल के मतलब स्तर तो नहीं था, लेकिन फॉर्मेट वही था, T20। तो उसमें उसने अच्छा किया, काफी कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद मुश्ताक अली में भी उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। और चेन्नई जैसे भी कैंप लगाएगी तो मैं समझता हूँ उसमें वो अच्छा करेगा और अपनी प्लेइंग 11 में जगह बनाएगा और अच्छी परफॉर्मेंस करके, और वो बहुत ही जल्द इंडिया खेलेगा। बिल्कुल। तो आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बधाई और समीर को तो बधाई है ही। तो इसी के साथ, इसी बातचीत के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा।